हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश डडवाल आज ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे यूएनसीएलओएस के बारे में। यूएनसीएलओएस क्या है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मीन्स ये कोई कन्वेंशन मीन्स एग्रीमेंट, मतलब ये कोई ऐसा पैक्ट है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो हमें समुंदर के नियमों के बारे में बताता है। आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सी कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी ट्रीटी। क्लियर। नाउ ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। याद रखिए कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कब हुआ था, इन द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सीज विच टुक प्लेस बिटवीन 1973 एंड 1982। ये जो लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है, ये क्या डिफ़ाइन करता है? ये डिफ़ाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशंस। राष्ट्रों की क्या अधिकार हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड्स ओशन। जितने हमारे समंदर हैं इनके प्रति उनका क्या अधिकार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितने पार्ट पे उनका अधिकार है, कितना सार्वजनिक है, और उसके इन्वायरमेंट में उसमें कैसे बिजनेस करना है, कैसे मैनेज करना है मैरीन नेचुरल रिसोर्सेज को। ये सब वो लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, सभी राष्ट्रों के लिए एक कानून है। फ्रेंड्स, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसी कानून के आधार पर आधारित किया गया है, इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय यूएनसीएलओएस। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ये EEZ कैसे डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन आई होप हम सब जानते हैं, फिर भी एक रफ स्केच देख लीजिए। फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, देखिए ये जो हमारी लैंड की बाउंड्री है, हमारा इंडिया का मैप है, ये समंदर के साथ जितना भी एरिया टच करता है ये कोस्ट लाइन है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन को हम बाउंड्री बिटवीन लैंड एंड द ओशन भी कहते हैं। जितने भी रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर, क्रीक्स हैं, ये सब इनलैंड वाटरवेज हैं। बैक वाटर्स मैं आपको समझाता हूँ। बैक वाटर्स जैसे केरला है, केरला इज़ अ स्टेट जो कि अरेबियन सी के साइड में है। तो केरला की नदियाँ, ऑलमोस्ट सभी नदियाँ जाके समंदर में मिलती हैं। तो जो नदी केरला से निकल के अरेबियन सी में मिलती है, तो वहाँ पे बैक वाटर कैसे बनता है? जब वो नदी का पानी समंदर में गिरता है तो जब हाई टाइड होती है तो वो पानी वापस उस नदी में जाने लगता है। तो उससे क्या है, एक नदी का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, वो शांत सा नदी का रूप हो जाता है, उसी को बैक वाटर बोलते हैं। और या फिर कोई नदी है जिसके अंदर से एक और छोटी नदी निकल रही है और उसका पानी डैम की ओर मोड़ा हुआ है, और वो डैम में जब बंद कर दिया, डैम भर गया या जब वाटर लेवल हाई हो गया तो डैम बंद कर देते हैं, तो फिर वो पानी वापस उस नदी में जब मिलने लगता है मेन रिवर में, तो बैक वाटर फॉर्म होते हैं। एंड क्रीक्स की बात करें, क्रीक्स भी एक स्मॉल इनलेट होती हैं, ऑफन साल्ट वाटर, क्योंकि वो भी कोस्ट लाइन में होंगी। समंदर का पानी जब हाई टाइड होगा तो छोटे छोटे नाले कहीं ना कहीं मेनलैंड में जो कोस्टल एरिया उसमें जा रहे होंगे, उसके अंदर जैसे हाई टाइड होगी तो वो साल्ट वाटर उस नाले में जाएगा, तो वो क्रीक्स होती हैं, छोटी छोटी क्रीक्स। इनमें मगरमच्छ वगैरह काफ़ी रहते हैं। दोस्तों, अभी हम जानेंगे टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? फ्रॉम कोस्ट लाइन टू 12 नॉटिकल माइल इनटू द सी। कोस्ट लाइन से जब 12 नॉटिकल माइल हम समंदर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल का इंडिया के पेनिसुलर रीजन में, वो सारा इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है। मतलब ये एक प्रेस्क्राइब टर्म है, ये सबके लिए है। मतलब 12 नॉटिकल माइल कोस्ट से जो भी होगा वो टेरिटोरियल वाटर होगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाकी नेशंस के लिए भी। तो इसमें क्या है, जैसे स्टेट हैज़ जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग किस किस चीज़ का पावर है, अथॉरिटी है इनके पास। इंटरनल वाटर जो हमने ऊपर बात की है, रिवर, कैनाल्स, बैक वाटर्स, उसके ऊपर अधिकार होगा। गल्फ, बेज, क्रीक्स, इनलेट, स्वैम्प, मार्श एरियाज, जो भी इस 12 नॉटिकल माइल के अंडर आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्टिग्यूस जोन। दोस्तों, ये वो जोन है, वो एरिया है कोस्ट लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल इनटू द सी। ये वो एरिया है जिसमें स्टेट कैन एक्सर्ट, मतलब स्टेट अप्लाई कर सकता है लिमिटेड कंट्रोल फॉर द पर्पज़ ऑफ क्या? कस्टम ड्यूटीज़, इमिग्रेशन और सैनिटरी रेगुलेशन बोल सकते हैं, जल प्रदूषण से रिलेटेड। एंड इमिग्रेशन व्हेन जब जो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में हैं, हम फ़ॉरेन जाएंगे तो हमें वहाँ इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। अगर फॉरेन नेशन का कोई इंडिया में आता है उसे इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। एंड पनिशिंग इन्फ्रिंजमेंट्स मीन्स अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा है, वहाँ पे स्मगलिंग कर रहा है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब इस 24 नॉटिकल माइल के अंदर इंडिया उसके ऊपर एक्शन ले सकता है।
अभी हम जानने की कोशिश करेंगे EEZ के बारे में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों, फ्रॉम कोस्ट लाइन टू 200 नॉटिकल माइल डीप इनटू द सी, 200 नॉटिकल माइल समुंदर की तरफ जाते हैं तो जितना भी वो एरिया 200 नॉटिकल माइल का आता है कंट्री का, वो उस कंट्री का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फ्रांस हैज़ द लार्जेस्ट एंड इंडिया जो है वो 18th लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन होल्ड करता है। एंड दोस्तों, इस EEZ एरिया में 200 नॉटिकल माइल में कंट्री के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या अधिकार है, फिशिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, समंदर अगर तेल के कुएँ हैं तो उसी कंट्री के होंगे अगर वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर आता है। और अगर कोई देश की सीमा 200 नॉटिकल माइल से कम है एक दूसरे में, तो वो डिवाइड हो जाएगा 50-50। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो EEZ 200 नॉटिकल माइल का गैप नहीं है और अगर वो 100 है, तो वो 50 बांग्लादेश के कोस्ट लाइन से देखा जाएगा और 50 इंडिया की कोस्ट लाइन से। सो ओवरऑल 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया डिसाइड किया है ये सभी के लिए सेम है, और बियॉन्ड इसके चले जाएं तो वो आ जाएगा हमारा इंटरनेशनल वाटर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक बेसिक जानकारी रिलेटेड टू कोस्ट लाइन एंड आवर टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।